हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। एंड आज हमारी प्रीलिम स्पेसिफिक सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड आर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे, राइट? और फंडामेंटल राइट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर आर्टिकल 25 टू 35 डिस्कस किया था। 25 से लेकर 35 तक हमने राइट टू रिलीजन देखा था, हमने कल्चरल एजुकेशनल राइट्स देखे थे, हमने क्या देखा था? हमने रिट जुरिस्डिक्शन देखा था, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कौन कौन सी रिट्स इशू कर सकती है। ठीक है, वो सब चीजें हमने देखी थी। अदर देन दैट हमने देखा था कि फिर आर्टिकल्स जो वहां पर अपने फंडामेंटल राइट्स में दिए हुए हैं उनके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, जो कि कौन किन के ऊपर लागू होते हैं? सर्टेन मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर लागू होते हैं, जहां पर मार्शल लॉ लग जाता है वहां पर लागू हो जाते हैं वो। ठीक है, और हमने देखा था कि इन सभी ये सभी रूल्स हैं, जो सभी रेगुलेशंस हैं, जो सभी एक्सेप्शंस हैं, इसको कौन लगा सकता है? ओनली द पार्लियामेंट। इट इज एंटाइटल्ड टू डू दैट। ओके, so this was all which we saw in our last video, and today we will be discussing what? We will be discussing our directive principles of state policy and fundamental duties. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू पीपल टू नो दैट हमारा जो ऐप है, जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ से मिलेगी हमको, मैम हमको कैसे कैसे मिलेगा, क्या होगा, तो आप जाओ आर एस ओनली का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से, आई स्टोर से। आप आर एस ओनली का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको फ्री क्लासेस का जो सेक्शन है उसके अंदर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस से रिलेटेड आपके जो भी पीडीएफ हैं वो मिल जाएंगी, और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको वहां पर क्विज भी डेली अटेम्प्ट करने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर आपको करंट अफेयर्स का गाइडेंस, आपको आरएस की प्रिपरेशन का गाइडेंस, एवरीथिंग इज देयर ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। ओके, एक्सेप्ट फॉर द पेड कंटेंट, पेड क्लासेस, एवरीथिंग एल्स इज फ्री फॉर योर कन्वीनियंस। उसके अलावा पीवाईक्यूज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे ऐप की। आगे चलते हैं हम। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक हमने देख लिया है। अब हम जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कहां पर जा रहे हैं हम? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मेंशन्ड हैं। ठीक, कहां पर है? पार्ट 4 है। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स 36 टू आर्टिकल 51। क्या होती है डायरेक्टिव पॉलिसीज? देखो, जैसा कि वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट को या स्टेट को डायरेक्ट करते हैं किसकी तरफ? पॉलिसीज बनाने की तरफ, जो कि एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के काम आएगी। ठीक है, Directive principles of state policy is nothing. These are just the instructions to the government, to the people who are forming your policies, so that they form the policies in such a way that welfare of everyone in the state is what? It is happening. ठीक है, it is ensured. Okay, the instructions that ensure the what? That ensure the welfare of everyone. ठीक है, ऐसी policies बनाने के लिए जो सब लोगों का भला करे, जो सब लोगों को अपलिफ्ट करे, तो उनको क्या बोलते हैं हम? उनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। दो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलने वाले हैं आज? डीपीएसपी। ठीक है, समझ में आई इतनी सी बात? अब इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली हमें? हमें इसकी इंस्पिरेशन मिली फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहां से इंस्पायर होकर कहां से लिया था? फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ओरिजिनली इट वाज देयर इन द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पिरेशन आई इसकी, एंड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड टू इनकॉर्पोरेट व्हाट? डीपीएसपीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला इसको? दैट दीज आर द नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट आर दीज आर द नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो फीचर्स हैं ये स्टेट को पुश करते हैं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम जैसे सिटीजन्स के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, ये स्टेट को पुश करते हैं अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, नेचर कैसा है इनका? दे आर नॉन जस्टिशिएबल, मतलब अगर किसी भी डीपीएसपी को
स्टेट लागू नहीं कर पा रही है, ठीक है, कुछ भी XYZ रीजंस हो सकते हैं, अगर स्टेट उस DPSP को लागू नहीं कर पा रही है तो मैं कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकती, कोर्ट में जाके स्टेट के ऊपर केस नहीं कर सकती कि स्टेट ये चीज नहीं कर रही है। समझ में आ गई आपको बात? तो ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किसको, गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। अब फंडामेंटल गोल क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा, दे एम एट रियलाइजिंग द आइडियल्स ऑफ justice, liberty, equality and what, fraternity, all the terms which are mentioned there in your, where, in your preamble, ठीक है, as outlined in the preamble, seeking to establish economic and social democracy, ठीक है। किस, क्या इनका फोकस है, they are seeking to establish what, a social and economic democracy where everyone in the society are treated as equal and everyone stand on the equal pedestal, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। now these particular DPSPs, ठीक है, it starts with your what, it starts as your instruments of instruction, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया that they resemble the instrument of instructions, जो कि कहां पर इशू हुआ था, जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर आया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे उससे ये रिजेंबल करते हैं, वहां से इनका रिजेंबलेंस है, ठीक है। समझ में आई बात? नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आर्टिकल 36 जैसे हमने आर्टिकल 12 में देखा था फंडामेंटल राइट्स के, वो स्टेट को डिफाइन करता है फॉर पार्ट 3, वैसे ही आर्टिकल 36 डिफाइंस द स्टेट फॉर पार्ट 4 एंड इट इज द सेम एज द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो आर्टिकल 36 इट डिफाइंस द state. Then we come to Article 37. Article 37 it declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. फंडामेंटल है और किसकी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि इन प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करे जब वो पॉलिसी या लॉ बना रहा है, ठीक है। और इसका मेन गोल क्या है, its main goal is to establish a welfare state, ठीक है। they embody the concept of what, welfare state rather than a police state. police state मतलब जो हर चीज के ऊपर नजर रखती है बस, ठीक है, और इसका और कोई काम नहीं होता, कोई हैंड नहीं होता लोगों के वेलफेयर के अंदर। तो हम क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक वेलफेयर स्टेट थ्रू दीज DPSPs, ठीक है। समझ में इतनी सी बात? नाउ our DPSPs are divided in three kind of प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरा है आपका गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है आपका लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ये जो ये है DPSPs, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, इसके अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे एडिशंस हुए हैं। तो वो एडिशंस कब कैसे क्या हुए हैं वो भी हम आगे वाले पोर्शन के अंदर इस वीडियो के देखेंगे, ठीक है। अभी अपन बस देखते चले जाते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं, गांधीयन कौन से हैं और लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन से हैं। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो सोसाइटी को एज अ होल अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, मतलब जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या प्रोवाइड करते हैं ये, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। आर्टिकल 38 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 38 इट टॉक्स अबाउट व्हाट, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permeated by justice and minimize inequalities in income, status and opportunities। मतलब कि हम जो इनइक्वालिटीज होती हैं, ठीक है, जो गरीब होता जाता है, अमीर होता जाता है, उन इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, ठीक है, उन इनइक्वालिटीज को कम करना इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल से रिलेटेड गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कीप दिस थिंग इन माइंड while making the policies, कि हमारी पॉलिसीज का एम क्या होना चाहिए, our policies should aim at what, at reducing inequalities, reducing income, status and opportunities की inequalities, ठीक है। फर्स्ट समझ में आया आपको आर्टिकल 38। नाउ वी कम टू आर्टिकल 39। to secure adequate means of livelihood, equitable distribution of resources, prevention of concentration of wealth and equal pay for equal work। मतलब ये सब चीजें हमें इंश्योर करनी है। क्या? सबसे पहला सबके पास में एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, ठीक है। दूसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास में ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा रिसोर्सेज ले पा रहा है, वो तो ऑब्वियसली होता है, बट एक
जो नेसेसरी चीजें हैं, जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, वो सबके पास में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, देयर शुड बी नॉट, मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब 10 लाख लोग तो सिर्फ 100 रुपए कमा रहे हैं और वो एक आदमी 1000 रुपए कमा रहा है। नो, इट इज लाइक कि सभी लोगों के पास में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो वेल्थ को लेने के लिए, वेल्थ को कलेक्ट करने के लिए। कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर इंसान के पास। इस तरीके की पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी को जो काम वो कर रहे हैं, चाहे से वो औरत हो या आदमी हो, उनको उनके काम का, जब वो सेम काम कर रहे हैं तो उनको उसका पेमेंट भी सेम मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस, ठीक। देन आर्टिकल 39A, दिस वाज एडेड, ओके। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कब कैसे क्या ऐड हुआ था। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो एक मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप जाके वो भी देख सकते हो। बट मैं बता दूं आपको, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसको, लॉयर्स को, ठीक है, उनको गवर्नमेंट अपना एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो प्रोवाइड करवाती है, ताकि वो अपने खिलाफ, अपने साथ हुए हुए इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सके कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री लीगल एड, ठीक। तो आर्टिकल 39A इट टेल्स दैट द गवर्नमेंट इट शुड प्रमोट व्हाट, इक्वल जस्टिस, एंड इट शुड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ओके। आगे आ जाओ आर्टिकल 41 के ऊपर, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एक्सेट्रा। सो दिस इज, आपने देखा है मनरेगा स्कीम देखी है, यस और नो। तो ये जो स्कीम्स हैं इनको बनाया गया तो किस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया गया, इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए बनाया गया, दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू वर्क। आर्टिकल 21A देखा था हमने कल, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, दे हैव अ राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओल्ड एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसको दिमाग में रखते हुए हम क्या बनाएंगे, हमारी पॉलिसीज बनाएंगे, ताकि हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सके, ठीक है, हम वर्क प्रोवाइड कर सके, हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, जो भी हमारे लोग हैं उनको, ठीक है। देन कम्स आर्टिकल 43 एंड 43A, टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मतलब जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके पास एक क्या होनी चाहिए, लिविंग वेज होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, उनको अपनी काम का मेहनताना जो है वो इतना मिलना चाहिए दैट दे कैन हैव देयर प्रॉपर लाइवलीहुड, ठीक है। और उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द इंडस्ट्रीज, इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑलराइट। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उसके ऊपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर व्हाट, गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स मेजरली क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स जो कि गांधी जी की थिंकिंग से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। जो गांधी जी हमारे लिए सोच रखते थे, जो जिस तरीके का देश गांधी जी चाहते थे, उस चीज को हमने हमारे डीपीएसपीस के अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। सबसे पहला देखो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 इज व्हाट, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद पावर्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फीचर जो था गांधीयन प्रिंसिपल्स का वो यही था दैट गांधी जी ऑलवेज वांटेड व्हाट, ही वांटेड कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज्यादा हो, ठीक है। और विलेज पंचायत को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, क्यों, क्योंकि वो ये मानते थे कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी अगर आ जाएगी जिस दिन, उस दिन हमारा कल्याण जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि villages are what, villages were the, they were the heart of of the Indian population, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो he wanted what, he wanted village panchayats and local self government, and Rajasthan is one of the oldest states जिनके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या विलेज पंचायत का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट्स जहां पर ये स्टार्ट हुई थी चीज, ठीक है। देन आर्टिकल 43 भी गो, आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है उनको प्रमोट करना इन द रूरल एरियाज, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मस्ट मेक पॉलिसीज जो इनको प्रमोट करे। और अभी हम देख रहे हैं स्किल इंडिया के तहत, यस और नो, पीएम कौशल विकास योजना के तहत उनको कौशल सिखाया जा रहा है ताकि वो इस तरीके की इंडस्ट्रीज में जो है अपना योगदान दे पाए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जिनको माइंड में रखते हुए आज के टाइम पे भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, लॉज गवर्नमेंट बनाती है।
Then Article 43B, to promote voluntary formation and professional management of cooperative societies. मतलब cooperative societies का voluntary formation और professional management इसको promote करने के लिए भी the government must make policies, and the government has come up with certain policies for the same. Yes or no? Then Article 46, to promote educational and economic interest of SCs, STs and other weaker sections. हमने देखा था कल ही in the last to last session, the government has made certain provisions for SCs, STs and OBCs in educational institutions as well as in government or public employment, right? तो ये एक तरीके का क्या था, ये एक तरीके का DPSP भी था जिसने उस चीज को इंस्पायर किया. ठीक है, आगे चलते हैं हम. आर्टिकल 47, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती है और ड्रग्स होते हैं, इनका जो सेवन है दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी प्रोहिबिटेड. तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे वो चलाती है, मुहिम चलाती है. यस और नो? द गवर्नमेंट मेक सर्टेन पॉलिसीज and in fact certain states are declared as what, dry states as well, right? So this is all about it. Then Article 48 last, to prohibit the slaughter of cows and calves. This is also one of the DPSPs under your Gandhian principle, because he believed in what? He believed in non-violence, and these were what? These were certain kind of violent acts towards the animals. ठीक है, so ये सारे क्या है आपके? These are all your Gandhian principles of DPSPs जिनको government incorporate करती है while making the policies. Now we are coming towards the liberal or intellectual principles. अब ये जो ये principles हैं, ये principles थोड़े से forward looking principles हैं. मतलब नई जो एज है, नई जो साइंटिफिक एज है, ठीक है, उसके अंदर किस तरीके की चीजें गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर ध्यान रखनी चाहिए, वो इसके अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, नाउ आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 क्या कहता है? टू इंश्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि भाई सिविल मैटर्स के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटीज हैं, चाहे से रिलीजियस डाइवर्सिटीज हो, कल्चरल डाइवर्सिटीज हो, कोई भी हो, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड रखेंगे. मतलब सेम सिविल उनके लिए प्रोसीजर्स रहेंगे, सेम सिविल प्रोविजंस रहेंगे. सिविल प्रोविजंस कौन से होते हैं? मैरिज से रिलेटेड आपके हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके हो गए. तो ये जो सिविल प्रोविजंस होते हैं ये सबके लिए सेम होंगे. अभी तक हम इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, बट देयर हैज बीन टॉक्स, देयर हैव बीन डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट दिस वन पर्टिकुलर थिंग. आगे चलते हैं हम आर्टिकल 45 के ऊपर. टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years. मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर हम लोग प्रोवाइड करें और एजुकेशन हम प्रोवाइड करें टू ऑल द चिल्ड्रन जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं. और इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने किया? आंगनवाड़ी सेंटर्स देखे हैं आप लोगों ने? आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर क्या देते हैं? अर्ली चाइल्डहुड केयर ही तो देते हैं. उसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की. लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की. ठीक है, जो बच्चे वेस्टेड होते हैं, जो बच्चे स्टंटेड होते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, राइट? सो दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय हूम? दीज आर ऑल इंस्पायर्ड बाय योर DPSPs. देन आगे चलते हैं हम आर्टिकल 48A. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पता है ना सब लोगों को? इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको एक्ट को बनाया गया था. ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शंस मिली है कि उनको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए. ठीक है, then we come to article 50 that says to separate the judiciary from the executive in public services. पब्लिक सर्विसेज में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या होना चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सो दैट दोनों इंडिपेंडेंटली काम करें और दोनों जो है वो फेयरली काम कर सकें. ठीक, देन कम्स योर आर्टिकल 51 which is the last article over here. To promote international peace and security and maintain honorable relations between nations. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना और जो भी नेशंस हैं उनके अंदर उनके साथ में क्या मेंटेन करना? अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना. दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो स्टेट ऐसी ही पॉलिसीज बनाएगी जो इस चीज को क्या करेगा? प्रमोट करेगा. ठीक है, समझ में आ गई बात आप सब लोगों को? आगे चलते हैं हम. नाउ ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें DPSP सारे नहीं थे, कुछ कुछ एडिशंस हमने किए हैं. ठीक है, सबसे पहला एडिशन हमारे जो DPSP से उनमें हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से. क्या क्या ऐड हुआ था? 4 नए डायरेक्टिव्स उन्होंने ऐड किए थे. 39F कौन सा?
हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाला, अभी जो हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड ऑल, ठीक है. देन योर 39A, that was free legal aid was added. Then 43A, workers participation in industries, management of industries, ठीक है. And 48A of your environment. These all were added via 42nd Constitutional Amendment Act, ठीक है. उसके बाद 44th Amendment Act 1978 से क्या क्या ऐड हुआ? उसमें ऐड हुआ a provision to minimize inequalities in income and status under Article 38. अभी हमने देखा था ना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज. तो जो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस था वो किससे ऐड हुआ था? इट वाज एडेड बाय आवर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन आर्टिकल 38, ठीक. देन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या ऐड हुआ? चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है. यहां से हमने क्या किया, देखो जो आर्टिकल 45 था, ठीक है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यहाँ पर पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का वो था, बट एलिमेंट्री एजुकेशन को आर्टिकल 21A ऑफ फंडामेंटल राइट के तहत क्या बना दिया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है. तो इसने सब्जेक्ट मैटर चेंज करके इसका और ये सब्जेक्ट मैटर कर दिया, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 years, ठीक. आगे चलते हैं हम. The 97th Amendment Act of 2011, उसने क्या ऐड किया? 43B relating to your cooperative societies, management and establishment of cooperative societies वाला जो आर्टिकल है, जो प्रोविजन है, that was added by 97th Amendment Act of 2011, ठीक है. समझ में आई सब लोगों को बात? आगे चलते हैं हम. Now these were your fundamental rights. Now हिस्टोरिकली ही फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के अंदर क्या चलता आया है? घमासान चलता आया है, ठीक है. अभी तो हम अब क्लियर हुए हैं कि हमें क्या चीज फॉलो करनी है और क्या चीज फॉलो नहीं करनी है. बट अर्लियर देयर वाज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन योर फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs के कौन से जो है किसके ऊपर प्रिवेल करेंगे? क्या फंडामेंटल राइट्स DPSPs के ऊपर प्रिवेल करेंगे या DPSPs फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रिवेल करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, दैट फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट? नेगेटिव, as they prohibit the government. वो गवर्नमेंट के ऊपर क्या लगा रहे हैं? ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं. so these are the negative obligation on the government, right? now DPSPs क्या है? DPSPs are positive because it is wanting the state to do something. It is wanting the state to take certain affirmative actions, okay? so these are what? negative in nature for the state and these are what? positive in nature for the state. अब इस संदर्भ के अंदर सबसे पहला जो केस हुआ था, जो आपके फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में जो टसल था, उसके लिए जो पहला केस हुआ था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उसमें जो पहला केस हुआ था दैट वाज चंपकम दोराईराजन केस ऑफ 1951, जो कि बेसिकली रिजर्वेशंस के लिए हुआ था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर द DPSPs in case conflicts. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, DPSPs नॉन जस्टिसिएबल है, जैसा कि हमने पढ़ा था. देन गोलकनाथ केस ऑफ 1967 के अंदर क्या बोला गया? दैट फंडामेंटल राइट्स वर डिक्लेयर्ड एज सैक्रोसैंक्ट एंड कुड नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट द DPSPs. मतलब DPSPs के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो सैक्रोसैंक्ट है. किसने बोला ये? वापस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला. देन मिनर्वा मिल्स केस के अंदर 1980 के अंदर, ठीक है, इट रीअफर्म्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ठीक है. देयर वाज अ doctrine of harmonious construction between your DPSPs and what? your fundamental rights. that इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ठीक है. ये दोनों कैसे चलने चाहिए? ये दोनों साइड बाय साइड चलने चाहिए, इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है. सो दिस वाज सेड इन योर मिनर्वा मिल्स केस ऑफ योर 1980, ठीक. समझ में आई इतनी सी बात आपको? नाउ उसके बाद में जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आया हमारे सामने, तो उसमें क्या बोला गया? दैट सबसे पहले तो आर्टिकल 31C वो क्या है? एक एक्सेप्शन है किसका? फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है. आर्टिकल 31C एग्जैक्टली क्या कहता है? दैट लॉज मेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड
कैन नॉट बी चैलेंज्ड फॉर वायलेटिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। अब वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल्स 39B और 39C के अंदर जो आपके डीपीएसपीस दिए गए हैं, कौन सा 39B और 39C के अंदर, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसके अंदर जो हमारे डीपीएसपीस दिए गए हैं वो क्या है, सुपीरियर है। सुपीरियर है किससे, हमारे आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से। समझ में आ गई बात कि अगर हमें इन दो डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करना है और अगर उस इम्प्लीमेंटेशन में आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वायलेशन हो भी रहा है तो वो अलाउड होगा और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। So this was what? This was one exception in this particular case, that if आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है तो वो वायलेट हो जाए, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। दिस वॉज सेड एट द लास्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 14 गोज आउट। समझ में आ गई इतनी सी बात आपको। करंट स्टेटस क्या है, दैट फंडामेंटल राइट्स जनरली एंजॉय सुप्रीमेसी, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड देम टू इम्प्लीमेंट DPSPs but basic structure of the constitution remains intact, ठीक है। समझ में इतनी सी बात। These were the exceptions which were given 39B और C, ठीक है। if they violate 14 and article 19 then they cannot be questioned। समझ में आ गई इतनी सी बात everyone। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम। now we come to the fundamental duties, ठीक है। where there are rights there must be duties, ठीक है। जहां पर आपको राइट्स मिल रहे हैं फिर आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है कि आप देश के प्रति कुछ करो। तो हमारे टोटल 11 ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कितनी ड्यूटीज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 ड्यूटीज है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि वो ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका नेचर कैसा है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ओरिजिन जो था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये हमेशा आप लोग याद रखोगे। क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे? यस थे। क्या डीपीएसपीस थे? यस थे। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज थी? नहीं थी, ठीक। कब ऐड हुई वो फंडामेंटल ड्यूटीज? They were added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, राइट। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उससे ये ड्यूटीज ऐड हुई थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर स्वरण सिंह कमिटी, ठीक है। स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ड्यूटीज ऐड हुई थी। इंस्पिरेशन कहां से ली हमने? इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो आज रशिया कहलाता है जो, ठीक है, वहां से हम लोगों ने इंस्पायर होकर ये ड्यूटीज दी थी। आर्टिकल 51A के अंदर है, 51A के अंदर है हमारी सारी ड्यूटीज। इनिशियली जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुई थी तब सिर्फ 10 ड्यूटीज थी, ठीक है। बट फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में एक और 11th ड्यूटी ऐड करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। It is confined to citizens only and to not the foreigners. Foreigners के ऊपर ये लागू नहीं होती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। Now, what are those 11 duties? These are the 11 duties which you must do. कहाँ पर लिखी हुई है ये? आर्टिकल 51A के अंदर ये mentioned है। सबसे पहली ड्यूटी क्या है? Abide by the Constitution, respect national flag and national anthem. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें रहना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स है उसको अबाइड करना है। दूसरा, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमें क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। क्या? जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमें नोबल आइडियाज मिले थे, जैसे नॉन वायलेंस मिला था हमें, ठीक है, इस तरीके के जो नोबल आइडियाज थे उनको हमें हमेशा फॉलो करना है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। दिस इज आवर ड्यूटी कि हम अपने देश की सोवरेनिटी को अपहोल्ड करें, इंटेग्रिटी को करें अपहोल्ड और यूनिटी को अपहोल्ड करके रखें, ठीक है।
डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। जब भी कंट्री क्राइसिस में आए तो हमें अपनी सर्विसेज को रेंडर करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें हमेशा देश के लिए आगे खड़ा रहना है। देन प्रोटेक्ट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब वी शैल प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड इन द नेशन, ठीक है। और हमें उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है जो वुमेन के लिए क्या है, वो वुमेन के लिए डेरोगेटरी हैं। हमें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है और वुमेन को जो डेरोगेट करती है प्रैक्टिसेस, उनको हमें रिनाउंस करना है, उनको हमें कंप्लीटली क्या करना है, बैन करना है, ठीक है। उनको हमें निंदा करनी है उनकी, राइट। देन प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, और हमारे यहाँ पर जो कॉम्पोजिट कल्चर्स है उनको हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिजर्व देयर रिच हेरिटेज। देन प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, मतलब जो हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम प्रोटेक्ट करें, और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमारे मन में क्या हो, हमारे मन में कंपैशन हो, हमारे मन में उनके लिए दया हो, हमारे मन में उनके लिए सद्भावना हो, राइट। देन डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमेशा अपने दिमाग के अंदर आपको क्या एक रेशनल आपके अंदर होना चाहिए, यू शुड हैव अ रेशनल माइंड, यू शुड हैव अ रीजनेबल माइंड, ठीक है। सो यू हैव टू डेवलप व्हाट, scientific temperament you have to develop, humanism you have to develop, and you also have to develop a spirit of inquiry। हमेशा आपके दिमाग में वो एक जो होता है ना क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेल प्रॉपर्ली। देन सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है आपको, ठीक है। जो देश की प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी, तो उसको सेफगार्ड करने का आपका पूरा क्या है, आपका पूरा कर्तव्य बनता है। एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, आपको किसी भी तरीके का किसी भी फॉर्म में कोई वायलेंस नहीं करना है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, यू हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एक्सीलेंस, व्हाटएवर यू आर डूइंग जस्ट ट्राई टू बी बेस्ट इन इट, ओके, एंड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। देन प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन और वर्ड्स एज्ड 6 to 14 एडेड इन 2002, ये 11 ड्यूटी 2002 में ऐड हुई थी, जिसमें क्या बोल रहा है ये कि भाई आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देनी है अपने बच्चों को, और अपने किसको, ऑब्वियसली अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको आपको क्या प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसको, कौन से आर्टिकल को जो है कौन से आर्टिकल को जो है इन फोर्स लाने के लिए ये ड्यूटी दी गई है, आर्टिकल 21A को, राइट टू एजुकेशन के तहत जो आर्टिकल 21A के अंदर कंपल्सरी एजुकेशन देनी है, तो उसको इन फोर्स लाने के लिए क्या दिया गया है, ये फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, ठीक है। सो दीज वर ऑल योर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज आपके क्या क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ PYQs। देखो 2021 का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो अभी हमने देखा जस्ट किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, ठीक। आगे चलते हैं हम। When were the fundamental duties incorporated into the constitution? अभी हमने देखा था कब हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976, राइट। अभी जस्ट हमने देखा था ना, ये रहा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ये ड्यूटीज हमारे यहाँ पर ऐड हुई थी। 1976 इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो देखो कब का क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है ये। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स के अंदर क्या हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इसी तरीके से अपने जो ये क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करना है, एंड यू हैव टू डू द थिंग्स इन दैट मैनर ओनली। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2023 का क्वेश्चन है ये इसमें देखो ऐड करना है, सॉरी इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैच करना है। अब सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट वन विच इज गिवन ओवर हियर इज इक्वल जस्टिस फॉर व्हाट, फॉर फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड किस में दिया हुआ है आपका, आर्टिकल 39A के अंदर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है 48A, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
देन योर क्या दिया हुआ है उसके बाद में आपका राइट टू वर्क दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? राइट टू वर्क, आर्टिकल 41। अच्छा, यहां पर से आपको मैच करना है। सो ए का क्या है? ए का 2 है, बी का क्या है? बी का 1 है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4. So all of them are correctly matched over here and the correct option will be your option number 2. ठीक, आगे चलते हैं हम। 2021 का ये क्वेश्चन है, सो सॉरी या अब हम लोग आ जाते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSPs are enforceable by courts through writ jurisdiction. Absolutely wrong. क्यों? क्योंकि नॉन जस्टिसिएबल हैं। ठीक, देन they are fundamental in governance of the country. Yes, they aim to establish social and economic democracy. ठीक है, ये भी बात सही है। तो हमारे सही ऑप्शंस क्या हैं? 2 and 3। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 2 and 3 ओनली। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following provisions belong to the category of socialist principles? ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। Equal pay for equal work, very good. Free legal aid, organization of village panchayats and workers participation in management. बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने ऑलरेडी अभी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, हमने सेग्रीगेटेड वे में ही पढ़े हैं। तो आई होप यू विल आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल इन द कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं हम। Consider the following statements about Article 31C. It gives immunity to law implementing Articles 39B and 39C. Absolutely right. Then, such laws cannot be challenged for violating Articles 14 and 19. Correct. It overrides the basic structure doctrine. No, the basic structure doctrine stands still over there only. Okay. और basic structure को कोई भी violate नहीं कर सकता। इसको भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई वॉलेट नहीं करेगा, ये एक क्लॉज है वहां पे। तो थर्ड ऑप्शन इज योर रॉन्ग, देन फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अब आरपीएस से आपसे पूछने लगा है, जहां पर फैक्ट्स का और जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग है उसका एक क्या होता है, उसका एक ब्लेंड होता है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में बस इतना ही। हमने देख लिया, हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए, हमने डीपीएसपीस पढ़ लिए, हमने हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो पढ़ ली, हमने जान लिया कि किस तरीके से ऐड हुई, कहाँ से इंस्पायर्ड थे हम। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक है, सॉरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहां पे जाके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हो। अदर देन दैट ये जो सीरीज है बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए फॉर प्रीलिम्स, तो एटलीस्ट यू विल बिकम रेडी और आपके जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड।